तमिलनाडु का ये इशू सिर्फ डिबेट नहीं बल्कि एक साइलेंट वॉर बन चुका है। हिंदी वर्सेस तमिल फाइट का ये सिर्फ एक लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। तमिलनाडु की द्रविडियन पार्टियां हमेशा से ही हिंदी को अपोज करते आई है क्योंकि उन्हें लगता है कि तमिल की आइडेंटिटी और कल्चर के लिए हिंदी भाषा एक थ्रेट है और इसीलिए ये थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट तमिलनाडु को ऐसा क्यों लगता है कि हिंदी भाषा उनके लिए खतरा है? देखो, तमिल वर्सेस हिंदी का जो लड़ाई है ये नया नहीं है, ये 1937 से चलता आ रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं और अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मद्रास का चुनाव जीतती है और चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बनते हैं। उस टाइम पर मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक और उड़ीसा जैसे स्टेट मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। सत्ता में आते ही राजा गोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूल में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का घोषणा कर देते हैं। जैसे ही राजा गोपालाचारी इस बात का घोषणा करते हैं, ईवी रामासामी जो एक सोशल एक्टिविस्ट थे वो तुरंत हिंदी भाषा का विरोध करना शुरू कर देते हैं। हिंदी भाषा का विरोध करने के लिए ईवी रामासामी और एनटी पन्नरसेल्वम 4 अक्टूबर 1937 को एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में आंदोलन शुरू हो जाता है और इसके काउंटर में राजा गोपालाचारी हिंदी भाषा को 125 स्कूल में कंपलसरी कर देते हैं। अब बच्चों को हिंदी पढ़ना कंपलसरी हो गया, लेकिन ईवी रामासामी को जस्टिस पार्टी का समर्थन था तो दोनों ईवी रामासामी और जस्टिस पार्टी के नेता हिंदी भाषा का विरोध करना शुरू कर देते हैं। इनका मानना था कि हिंदी भाषा इन पर जबरदस्ती थोपी जा रही है और इससे तमिल की जो संस्कृति है वो खतरे में आ सकती है। तो इन्होंने बड़े स्तर पर आंदोलन, दंगा और मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इवन कि इन्होंने भारत को काला झंडा तक दिखाया। जितने भी सरकारी कारखाने और संस्थानें थे वो धरने पर बैठ गए। जब सिचुएशन ज्यादा बिगड़ने लगा, दो तमिलियन हिंदी वर्सेस तमिल के कॉन्फ्लिक्ट में जब उनकी जान चली गई तो इस आदेश को वापस ले लिया गया। लेकिन यहाँ पे ईवी रामासामी जो एक सोशल एक्टिविस्ट थे उनको बहुत बड़ा फायदा होता है। उनको फायदा ये होता है कि इन सारे आंदोलन और जस्टिस पार्टी के सपोर्ट से वो एक पार्टी बनाते हैं, द्रविडिया खजागम, जो 1949 में डीएमके बना। अब मैं आपको यहाँ से जो बताने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से सुनना। अगर आपने एक पार्ट भी मिस किया तो आपको आइंस्टाइन भी हिंदी वर्सेस तमिल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझा पाएगा। तो जरा पेशेंस के साथ वीडियो को देखना। डीएमके पार्टी जिसकी जड़ें जस्टिस पार्टी से जुड़ी हुई थी, वो डीएमके जस्टिस पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगता है। इनफैक्ट ईवी रामासामी जो बाद में चलकर जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष भी बने। ईवी रामासामी के अनुसार अगर जहाँ भी ब्राह्मण दिखे उन्हें वहीं पे खत्म कर दो। எங்க கோயிலுக்கு வந்தாலும் உள்ள போய் அந்த சிலைகளை எல்லாம் உடைக்கணும், எங்க பாப்பான கண்டாலும் தீக்குழு ஒழிச்சு। यहाँ तक कि जस्टिस पार्टी के नेता ये मानते थे कि द्रविडियन ही भारत के मूल निवासी हैं जो तमिल बोलते हैं और उत्तर भारत के लोग इंडो आर्यन से बिलोंग करते हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं और ये हमारे द्रविडियन संस्कृति और तमिल भाषा को खत्म करना चाहते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जस्टिस पार्टी तो इसीलिए बनी थी ताकि वो ब्राह्मणों का विरोध कर सके, पूरे साउथ इंडिया से ब्राह्मणों को खत्म कर दे। क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी में जितनी भी सरकारी नौकरियां थी, बड़े बड़े संस्थान थे, वहां पे ब्राह्मणों का डोमिनेंस था और ये बात काफी हद तक सही भी है। 1912 में 70% ब्राह्मण हायर पोस्ट पर थे जबकि उनका पॉपुलेशन सिर्फ 3% था। इसके अलावा ब्राह्मण के बच्चे सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन में थे। जस्टिस पार्टी ये चाहती थी कि बड़े बड़े संस्थानों और प्रशासन में गैर ब्राह्मणों को भी अपॉर्चुनिटी मिले और द्रविडियंस को अपॉर्चुनिटी मिलता भी है। लेकिन जस्टिस पार्टी को ब्राह्मणों से इतना नफरत क्यों? इसका आंसर है आर्यन इन्वेंशन थ्योरी। 19th सेंचुरी में फ्रेडरिच मैक्स ने आर्यन इन्वेंशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब द्रविडियन भारत के मूल निवासी हैं और उत्तर भारत के लोग आर्यन से जो बाहर से आए हैं और ये द्रविडियंस के लिए एक खतरा है। तो फिर क्या था? ब्रिटिशर्स ने इस कॉन्सेप्ट को डिवाइड एंड रूल की तरह यूज किया और जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष ईवी रामासामी के दिमाग में ये बात चिपक गया कि द्रविडियन से भारत के मूल निवासी हैं। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा एएसआई का कि उन्होंने ये प्रूफ किया कि इंडो आर्यंस थ्योरी झूठ है। ये थ्योरी बस लोगों के बीच दीवार पैदा करता है। इसके अलावा मिशनरीज ये मानते थे कि उनके कन्वर्जन में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये ब्राह्मण ही हैं। तो फिर क्या था? अपने मकसद को पूरा करने के लिए इन मिशनरीज ने फिर एक नया थ्योरी लाया
मिशनरीज ये प्रूफ करना चाहते थे कि दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत से अलग हैं। उन्होंने शैव सिद्धांत को दक्षिण भारत का रिलीजन बताया और उन्होंने कहा कि शैव सिद्धांत दक्षिण भारत के लोगों से नफरत करता है। ये सोच आज यहाँ तक पहुँच गया है कि एम.के. स्टालिन जैसे लोग सनातन को डेंगू कहते हैं, इसे मसलने की बात कहते हैं। इस पार्टी ने तो 1944 में द्रविडियंस के लिए एक सेपरेट कंट्री की मांग की थी और इसके लिए जिन्ना जैसे लोगों का मदद भी लिया गया और इस तरह धीरे धीरे हिंदी वर्सेस तमिल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। और 1950 में जब भारतीय संविधान ने हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया और अंग्रेजी को अगले 15 साल तक यानी 26 जनवरी 1965 तक हिंदी की सहयोगी भाषा बनाया गया, लेकिन जैसे ही 15 साल बीता तमिल में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, लोग सड़कों पे उतरने लगे और इसका फायदा उठाया डीएमके पार्टी ने। हर तरफ दंगा, लूटपाट और हिंसा होने लगी और इसी बीच तुरीचा के रेलवे कर्मचारी चित्रा स्वामी अपने ही कार्यालय के सामने मिट्टी तेल छिटक कर खुद को आग लगा लेता है और अपने पीछे एक नोट छोड़ गया, ओह तमिल, मैं कष्ट सहकर मर जाऊंगा ताकि तुम जीवित रह सको। इसके बाद तमिलनाडु का हालात बेकाबू हो गया, जगह जगह हिंसा भड़की, रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया गया, सरकारी इमारतों में आग लगा दिया गया। तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में 2 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। 10 से 15 फरवरी के बीच 20 से अधिक स्थानों पर फायरिंग हुआ, जिसमें 50 से 60 लोग मारे गए। अनऑफिशियली डाटा तो 150 लोगों का है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आखिरकार बढ़ते विरोध के चलते 11 फरवरी 1965 को भारत के प्रधानमंत्री ये घोषणा करते हैं कि अंग्रेजी भारत की अनिश्चित काल तक भाषा बनी रहेगी और इसके बाद आंदोलन धीरे धीरे शांत होता गया। लेकिन 1965 के आंदोलन में डीएमके को जो पॉपुलैरिटी मिला, भाई आज तक डीएमके पावर में है और जब तक डीएमके जैसी पार्टियां पॉलिटिक्स में है और जब तक ईवी रामासामी की विचारधारा को ये फॉलो करते रहेंगे, हिंदी वर्सेस तमिल का कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि डीएमके के नेताओं ने ये डर बैठा दिया है कि हिंदी सीखने से तमिल खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हिंदी लैंग्वेज सीखने के लिए किसी ने कहा ही नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3rd लैंग्वेज चुनने की बात की जा रही है। ये कोई भी भाषा हो सकता है, मराठी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, गुजराती हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, कोई भी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी ये कहता है कि पहला लैंग्वेज आपका नेटिव होगा, दूसरा इंग्लिश होगा और तीसरा कोई भी हो सकता है, बस वो भारत की भाषा होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहता ही नहीं है कि आपको हिंदी चुनना है। यहाँ पे हिंदी की बात ही नहीं है, यहाँ पे बात है पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी की। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ईवी रामासामी, जिसे द्रविडियन लोगों का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, ये ऐसा दोगला इंसान था। इसे सिर्फ ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं था, बल्कि पूरे साउथ इंडिया से पूरे हिंदुओं को ये खत्म करना चाहता था। इसने भगवान गणेश की मूर्ति तोड़ी, उनका अपमान किया, श्री राम की तस्वीर जलाई, ये रामायण को झूठा बताता है। इसने हिंदी और हिंदू को लेकर इतना जहर बो दिया है कि डीएमके के नेता हर वक्त बस जहर ही उगलते हैं। ईवी रामासामी का जहर वाला आइडियोलॉजी आज पूरी तरह से डीएमके में भरा है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है, मैं आपको बताता हूँ। आपने जो इलेक्शन में बड़े बड़े वादे किए हैं, उनको छुपाने के लिए एक एजेंडा तो चाहिए ना डेवलपमेंट करो, ना सड़कें बनाओ, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ना लोगों को नौकरियां दो, बस लोगों को एक चीज कहो, हम पे तो हिंदी थोपी जा रही है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हो मुझे कमेंट करो और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।